अभी हमने राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लेते हैं राजस्थान की नदियाँ जो अरब सागर में जल ले जाने वाली हैं, या यह कहें कि राजस्थान में बहने वाली वह नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदी है लूनी। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में और दक्षिण पश्चिम दिशा में यह जल ले जाने का काम करती है। तो कौन कौन सी है अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ? लूनी नदी, लीलरी नदी, लीलरी नदी, माही नदी। तो हमने पहले भी बात की थी कि राजस्थान की प्रमुख दो नदियाँ जो है वो वर्ष भर बहती हैं। इनमें चंबल और माही नदी प्रमुख है। माही नदी जो है ये वर्ष भर बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में जल ले जाने का कार्य करती है। इसके अलावा सोम नदी, ध्यान दो दोस्तों कि हमने अरब सागर में जल ले जाने वाली 16 नदियों को नामांकित किया है। इनमें सबसे पहली लूनी नदी, लीलरी नदी, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, पश्चिम बनास नदी, साबरमती नदी, जवाई नदी, अनास नदी, एराव नदी, चेप नदी, ध्यान दीजिए दोस्तों, चेप नदी, सुकड़ी नदी, मित्री नदी, जोझरी नदी, सुकली नदी और वाकल नदी। इस तरह से राजस्थान का जो जल है वह अरब सागर में ले जाने का कार्य यह 16 नदियाँ करती हैं और यह जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो राजस्थान की प्रमुख नदियों में यह प्रमुख नदियाँ हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले लूनी नदी की। लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ी। अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। और कहाँ पर बहती है ये? कि यह बहती है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। अजमेर से यह शुरू हुई है और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहती है। कि यह राजस्थान के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालोर जिले में बहती है तथा यह गुजरात में प्रवेश करती है तथा गुजरात में प्रवेश करने के पश्चात कच्छ के रण में, जो कि अरब सागर में मिलता है, कच्छ के रण में जो कि गुजरात में स्थित है, विलुप्त हो जाती है या गिर जाती है। कहाँ जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है। इसके अन्य नाम लवणवती नदी, लवणवती नदी। इसको अजमेर में सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। सागरमती नदी।
अजमेर में जब इसकी शुरुआत होती है तो इसे सागरमती नदी भी कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताएं हैं कि यह 330 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी बहती है ये? 330 किलोमीटर लंबी नदी है। और प्रमुख विशेषताओं में एक और बात करें तो ये पूर्णतया बरसाती नदी है। लूनी नदी पूर्णतया बरसाती नदी है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह आधी खारी और आधी मीठी क्या कहलाती है? आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहलाती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है कि यह बहती हुई अजमेर से बालोतरा पहुंचती है, वहाँ तक इसका पानी मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है। तो इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान दो कि इसको आधी मीठी, आधी खारी, आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बालोतरा तक तो मीठी, यानी इसका पानी मीठा रहता है और इसके पश्चात इसका पानी खारा हो जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी एक और विशेषता ये है कि यह अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में बहती है। यानी कि अजमेर, और ये अजमेर जो ज़िला है यहाँ पर नॉर्मली अच्छी बारिश होती है और यहाँ से ये जब बहती है तो निम्न वर्षा वाले जैसे ज़िले जो हैं, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, यहाँ पर अमूमन वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। लूनी नदी की विशेषताएं और देखते हैं कि ये जोधपुर की जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति करती है। जोधपुर की जसवंत सागर झील है, उसमें पानी पहुंचाया जाता है लूनी नदी से। तो आपसे एक प्रश्न है कि जोधपुर में की जसवंत सागर झील में पानी किस नदी से आपूर्ति की जाती है? तो यह है लूनी नदी। लूनी नदी आधी खारी और आधी मीठी नदी। तो जोधपुर की जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति लूनी नदी से की जाती है। जालोर में लूनी के बाद के क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेल या नाड़ा क्या है, तो जालोर में लूनी नदी के बाद का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये जालोर से बाद गुजरात में प्रवेश करती है, तो इस क्षेत्र में इसे रेल या नेड़ा कहा जाता है। रेल कहा जाता है या फिर नेड़ा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो दाईं ओर से मिलने वाली भी नदियाँ हैं और बाईं ओर से भी इसमें कई नदियाँ आकर मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी जोजरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? जोजरी नदी, जिसका उद्गम स्थल नागौर में ही है। नागौर में से जो निकली हुई नदी जोजरी नदी है, ये दाईं ओर से आकर के लूनी नदी में मिलती है, या यूँ कहे कि जोजरी नदी दाईं ओर से आकर के विलय हो जाती है। इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ मीठड़ी और सूकड़ी। मीठड़ी
सुकड़ी, लीलड़ी, जवाई नदी, सागी नदी, सगाई नदी, गुहिया, बांडी, ये सारी नदियां हैं। इन सभी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियां हैं। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर के लूनी नदी में मिलती है, और सारी की सारी नदियां जो हैं ये बाईं ओर से आकर के मिलती है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, लीलरी नदी। नाम तो सुना होगा दोस्तों, लीलरी नदी। लीलरी नदी अरावली पर्वत श्रेणियों से, जो कि पाली में स्थित है, पाली की अरावली की पर्वत श्रेणियाँ जो है वहाँ से निकलती है। पाली में इसका उद्गम स्थल है, और यह बहती हुई जेतारण के पास सुमेल व रास गांव में जाती है। कहाँ पर? जेतारण के पास सुमेल व रास गांव जो है इसके किनारे बसे हुए हैं, और समाप्ति निम्बोल के निकट लूनी में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? निम्बोल के निकट लूनी में ही इसकी समाप्ति हो जाती है। इसका अन्य नाम, लीलरी नदी का अन्य नाम लीलड़ी, इसे लीलड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल भाषा में इसे लीलड़ी ही कहा जाता है, लीलड़ी नदी। इसकी विशेषता है कि यह लूनी नदी की सहायक नदी है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, माही नदी। अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदी माही नदी है, जो वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से इसका उद्गम होता है, जो सरदारपुरा जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है। माही नदी का उद्गम स्थल यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कहाँ है कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर? कि मेहद झील से, जो कि सरदारपुरा जिला धार में स्थित है, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश में बहने के बाद, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बहने के बाद खांडू बांसवाड़ा में। कहाँ पर? खांडू बांसवाड़ा। खांडू एक गांव है जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ पर प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश होता है इसका? प्रवेश खांडू बांसवाड़ा में होता है। तो माही नदी का प्रवेश खांडू बांसवाड़ा में होता है, और यह बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर में प्रमुख रूप से बहती है। कहाँ पर बहती है माही नदी? बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और डूंगरपुर जिले में बहती है। और यह तीनों स्थानों को 56 का मैदान कहा जाता है। यह मैदानी स्थल 56 का मैदान कहलाते हैं। इसके बाद पंचमहल गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? गुजरात में पंचमहल नामक गांव से यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और यह गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। तो यह राजस्थान से गुजरात में बहती हुई
खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसके कई नाम हैं दोस्तों। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे भारत देश के सभी लोग गंगा नदी को पूजते हैं और इसे पवित्र नदी मानते हैं, इसी तरह राजस्थान के दक्षिण में रहने वाले आदिवासी लोग इसे गंगा की तरह पूजते हैं और इस नदी को बहुत ही पवित्र मानते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। चूँकि बांसवाड़ा ज़िले से प्रतापगढ़ ज़िला भी जुड़ा हुआ है और प्रतापगढ़ का पूर्व नाम कांठल है, तो इसे यह प्रतापगढ़ में भी बहती है, इसलिए इसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तीसरी बात, इसकी डूंगरपुर क्षेत्र में भी यह बहती है, जो कि बागड़ क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र के कारण इसे बागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो इसके 3 अन्य नाम हैं, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और बागड़ की गंगा। विशेषता, इसकी कुल लंबाई, यह जब विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर कुल लंबाई है दोस्तों। और राजस्थान में यह 171 किलोमीटर बहती है। दोस्तों ध्यान दो कि अगर आपके प्रश्न पूछा जाए कि माही नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है, तो यह 171 किलोमीटर बहती है। इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं कि यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जब यह राजस्थान में प्रवेश करती है तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब मध्य प्रदेश से आती है तब भी कर्क रेखा को काटती है, और जब राजस्थान से वापस गुजरात में होती हुई खंबात की खाड़ी में जाती है तो भी कर्क रेखा को पार करती है। तो यह नदी इस तरह से बहती है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी एक और विशेषता है कि बेणेश्वर नामक स्थान पर, कहाँ पर, बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। यह आदिवासियों का तीर्थ स्थल है दोस्तों। बेणेश्वर नाम के स्थान पर सोम और जाखम नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम और जाखम नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या है ये? आदिवासियों का कुंभ। तो अक्सर ये राजस्थान में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा है। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान में बेणेश्वर धाम है, जहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। तो सोम और जाखम नदी के साथ माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। इसकी एक और विशेषता है, राजस्थान में यह उल्टे यू के आकार की, किस आकार की? उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। अब इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बांसवाड़ा ज़िले के बोरखेड़ा गांव के पास इस पर माही बजाज सागर डैम बनाया गया है, जो राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा बांध है। कहाँ पर बनाया गया है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास में बनाया गया है।
गुजरात के पंचमहल जिले में कडाना बांध बनाया गया है कि जब ये गुजरात में प्रवेश करती है तो यहाँ जो पंचमहल नामक स्थान है वहाँ पर इस पर दूसरा बांध कडाना बांध बनाया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली माही नदी पर कौन कौन से प्रसिद्ध और बड़े बांध बने हुए हैं, तो राजस्थान में माही बांध और गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम नदी। सोम नदी उदयपुर की पहाड़ियों से बहकर आने वाली नदी है। जाखम नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी तहसील से बहकर आने वाली नदी जाखम नदी है। इसके अलावा अनास नदी, हरण नदी और मोरेन नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, सोम नदी। अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदी है सोम नदी। इसका उद्गम स्थल बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, क्या है? बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। ध्यान रखिए दोस्तों, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये? ऋषभदेव उदयपुर। बावला के जंगल में, जो कि ऋषभदेव के पास बावला का जंगल है, वहाँ पर बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह उदयपुर में प्रवाह करती है। यह कहाँ पर प्रवाहित होती है? उदयपुर व डूंगरपुर जिले में मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है। अब ये समाप्ति कहाँ पर होती है? जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कुछ देर पहले कि यह माही नदी और जाखम नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यह बेणेश्वर नामक स्थान पर समाप्त होती है। बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है और यह जाकर माही नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषता यह है कि उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली नदी है सोम नदी। बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम पर माही व जाखम से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बेणेश्वर के त्रिवेणी संगम पर माही व जाखम से मिलती है। बेणेश्वर आदिवासियों का तीर्थ स्थली है। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप आसानी से देख सकें और आप तक उसकी मैसेज पहुंच सके। एक बार पुनः मेरी आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली नदी है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम स्थल बहर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ जिला। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील की भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और यह प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है और जाकर के सोम नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? सोम नदी में। और इसी के पास में सोम नदी जाकर के माही नदी पे मिलती है। तो यह एक त्रिवेणी संगम बनाती है और यह त्रिवेणी संगम कहाँ पर?
बेणेश्वर में स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी करमई नदी। कौन सी नदी? करमई। प्रतापगढ़ के दरियावत तहसील में बहने वाली नदी है करमई नदी। इसके साथ ही सरमई नदी और वर्दी नदी, ये प्रमुख 3 नदियां हैं जो कि जाखम की सहायक नदियां हैं। इसकी विशेषता, जाखम नदी पे प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जाखम बांध। अब आपसे पूछा जाए जाखम बांध कहाँ है, तो प्रतापगढ़ तहसील के ग्यासपुर के निकट, ग्यासपुर एक पंचायत है, गांव है, यहाँ पर इसके पास जाखम नदी पर हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है और कुछ समय पहले तक यह एशिया का सबसे, कुछ समय पहले क्या आज भी है, यह चुनाई से बना हुआ एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 81 मीटर। कि एशिया का चुनाई से बनाया हुआ सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? सानवारा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, से होता है। सानवारा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह पश्चिमी बनास कहलाती है। इसका बहाव क्षेत्र सिरोही व गुजरात है। कहाँ पर बहती है? सिरोही व गुजरात। ये गुजरात में बनासकांठा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? बनासकांठा में प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम पश्चिमी बनास कहा गया है। इसकी समाप्ति लिटिल रन यानी कच्छ की खाड़ी गुजरात में इसकी समाप्ति होती है। यह जाके कच्छ के रन में गिर जाती है। अब गुजरात का जो दीसा नगर है, दीसा नगर जो है वह इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और सिरोही में इस पे हमारे राजस्थान का प्रमुख बांध बनास बांध भी बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है सुकली नदी। क्या नाम है दोस्तों? सुकली नदी इसकी सहायक नदी है। अगली नदी लेते हैं हम, साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली पहाड़ियों के उत्तरी ढालों से, कहाँ से? अरावली पहाड़ियों के, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इसके उत्तरी ढालों, जहाँ पर उदयपुर में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कि अरावली की पहाड़ियों का जो क्षेत्र उदयपुर में विकसित है, इसके उत्तरी ढालों से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और आप जानते ही हैं कि उदयपुर में बहती हुई ये कहाँ पर जाती है? गुजरात में प्रवेश करती है। समाप्ति इसकी खंबात की खाड़ी गुजरात में होती है। कहाँ पर जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी गुजरात में जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है, इससे पहले हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बाकल नदी,
बाकल नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। मेश्वा, वेतरक, हतमती व माजम नदी इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह 371 किलोमीटर लंबी नदी है। साबरमती नदी 371 किलोमीटर लंबी नदी है। साबरकांठा गुजरात जिले में प्रवेश करने के कारण इसका नाम साबरमती नदी पड़ा है। इसका नाम साबरमती इसलिए पड़ा है कि गुजरात का जो साबरकांठा जिला है वहाँ पर ये प्रवेश करती है, इस कारण से इसका नाम साबरमती पड़ा है। गांधी जी का प्रमुख आश्रम साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे बना हुआ है। क्या आपने महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम का नाम सुना है? तो वह इसी नदी के किनारे बना हुआ है। और गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात का प्रमुख शहर है। कि गांधीनगर गुजरात इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगली नदी लेते हैं हम, जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम स्थल गोरिया गांव, बाली, पाली जिले की तहसील बाली में इसका गोरिया गांव में इसका उद्गम स्थल है। जवाई नदी का बहाव क्षेत्र पाली, जोलर और बाड़मेर है। पाली, जोलर और बाड़मेर में बहती हुई यह बाड़मेर में लूनी नदी में समाप्त होती है। कहाँ पे समाप्त होती है? लूनी नदी में। तो लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। जब हम लूनी नदी पढ़ रहे थे तो उसमें लूनी नदी की सहायक नदी के रूप में हमने जवाई नदी को पढ़ा था। इसकी विशेषता है कि इसके ऊपर पाली जिले के सुमेरपुर तहसील में जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? जवाई बांध। जवाई बांध पाली जिले की जो कृषि को और विकास को प्रबलता प्रदान करने वाला एक प्रमुख बांध है। और पाली में प्रमुख रूप से पानी की सप्लाई जवाई बांध से ही होती है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कि अगर हम बात करें कि पूर्वी राजस्थान में अनेक बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, लेकिन यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहलाता है। इसकी एक और विशेषता है कि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ में पानी की सप्लाई इसी बांध से की जाती है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, अनास नदी। अनास नदी इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है और इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश और बांसवाड़ा है। अनास नदी बहती हुई यह माही नदी में मिल जाती है। राजस्थान के दक्षिण में बहने वाली यह प्रमुख नदी है अनास नदी और माही नदी की सहायक नदी है। यह पहले उत्तर में और फिर पश्चिम की ओर बहती है। पहले किधर बहती है? पहले उत्तर दिशा की ओर और फिर पश्चिम की ओर बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है हेरन नदी। हेरन नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। कि कभी पूछा जाए आपसे प्रश्न कि हेरन नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह अनास नदी की सहायक नदी है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, एराव नदी। एराव नदी
इसका उद्गम स्थल प्रतापगढ़ के पठारी ढालों से होता है। प्रतापगढ़ जो शहर बसा हुआ है पठारी क्षेत्र है, जिसे ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो पठारी भाग है, इसके ढलान है, वहाँ से निकलने वाली एक छोटी नदी है। इसका बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिला है। यह प्रतापगढ़ में बहती हुई बांसवाड़ा जिले में माही नदी में मिल जाती है। प्रतापगढ़ के पास भंवर सेमला नामक बांध इस पर सेमलिया गांव के निकट बनाया गया है। तो सेमलिया गांव के पास इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसका नाम भंवर सेमला या भंवर सेमलिया नाम रखा गया है। चेप नदी। चेप नदी मध्य प्रदेश की कलिंजरा की पहाड़ियों से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में है और यह माही में आकर समाप्त हो जाती है। चेप नदी की उद्गम स्थल कलिंजरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है। इसकी विशेषता यह है कि यह पहले अनास नदी की तरह ही पहले उत्तर दिशा में बहती है और फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगली नदी है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य श्रेणी के पश्चिम ढाल। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख श्रेणी के पश्चिम ढाल देसूरी नामक स्थान, जो कि पाली जिले में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। सुकड़ी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य श्रेणी के पश्चिम ढालों के देसूरी नामक स्थान से, जो कि पाली जिले में स्थित है दोस्तों, यहाँ से होता है। इसका बहाव क्षेत्र पाली, जालोर, माझला बरवा, जो कि बाड़मेर में है, बाड़मेर में स्थित माझला बरवा में बहती हुई समदड़ी के पास लूनी नदी में मिल जाती है। कि यह कहाँ पर मिल जाती है कि बाड़मेर में जो समदड़ी नामक एक गांव है, उसके पास यह लूनी नदी में मिल जाती है। पूर्णतः बरसाती नदी है और लंबाई की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, इसकी स्पष्ट कोई लंबाई नहीं दी हुई है। इसके किनारे पर माजला व जालिया गांव बसे हुए हैं। एक और नदी लेते हैं हम दोस्तों, मित्री नदी। मित्री नदी, इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ जालोर में होता है और यह बहती है जालोर, बाड़मेर, मुख्य रूप से यह बाड़मेर में बहती है। बाड़मेर के रेजियाधानी, सेवाना, मोतीसरा, बिलाड़ा आदि स्थान पर यह बहती है। और इसके बाद बहने के बाद यह करनावला नाले के माध्यम से लूनी में प्रवाहित हो जाती है। कहाँ पर मिलती है? लूनी नदी में मिल जाती है। तो मित्री नदी लूनी नदी की एक सहायक नदी है। इसका विशेषता यह है कि आहोर के निकट लुप्त व डुडिया गांव में पुनः नदी का रूप ले लेती है।
तो यह लुप्त और पुनः प्रकट होने वाली नदी है मैत्री नदी। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, जोझरी नदी। जोझरी नदी का उद्गम स्थल पिपाड़ जोधपुर है। पिपाड़ जोधपुर इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। भाव क्षेत्र जोधपुर जिले में ही पूर्ण रूप से बहने वाली नदी है। सालावास, झलीवाल, बनाड़, झालमंड सभी जोधपुर जिले में बहती है। इन क्षेत्रों में होती हुई ये मेलवा गांव के निकट लुप्त हो जाती है। ये पूर्णतः बरसाती नदी है। मेलवा गांव जोधपुर में लुप्त हो जाती है। अगली नदी लेते हैं, सुकली नदी। इसका उद्गम स्थल दांतराई गांव की पहाड़ियों से, जो कि सिरोही में स्थित है। क्या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दांतराई गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो सुकली नदी का उद्गम दांतराई गांव की पहाड़ियों से होता है। दांतराई गांव कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है। और ये कौन सी शाखा है? पूर्वी शाखा। कि पूर्वी शाखा से दांतराई गांव की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम शाखा सलवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसकी दोनों शाखाएं हैं, एक तो पूर्वी शाखा, दूसरी पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा सलवाड़ा की पहाड़ियों से और पूर्वी शाखा दांतराई गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और बहती कहाँ है ये? सिरोही के दक्षिणी पश्चिमी एवं आबू के निबाज की पहाड़ियों के मध्य बहती है। उदयपुर के पास, कोटड़ा के पास विलुप्त हो जाती है। बहती बहती उदयपुर के पास कोटड़ा जो है वहाँ पर यह विलुप्त हो जाती है। अन्य एक और नदी है जिसका नाम है सुकली। राजस्थान में सुकली नाम से एक अन्य नदी भी बहती है, जो कि प्रतापगढ़ के धरियावत तहसील में बहने वाली नदी है और ये जाखम की सहायक नदी भी है। तो आपसे पूछा जाए कि सुकली नदी का उद्गम स्थल, तो यह सिरोही में भी है और प्रतापगढ़ जिले में भी बहने वाली अन्य सुकली नदी है। और यह सुकली नदी जाखम की सहायक नदी है। अगली नदी की बात करेंगे हम, वाकल नदी। वाकल नदी, इसका उद्गम गोगुंदा के गोरा गांव के निकट पहाड़ियों से होता है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। कि राजसमंद के गोगुंदा के गोरा गांव से की पहाड़ियों से ये निकलती है। राजस्थान उदयपुर में यह बहती है और गांव पिपली गुजरात में, गांव पिपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसके किनारे उदयपुर जिले के राधोगढ़, ओहाना और पनवाड़ा और कोटड़ा गांव बसे हुए हैं। तो हमने अभी अरब सागर में जल ले जाने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।